हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 2 में। तो वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था आपके एसेट्स को, उसके टाइप्स को और फिर हमने डिस्कस किया था आपके एक्सपेंसेस के बारे में। इस वीडियो में अगेन हमें कुछ टर्म्स को और समझना पड़ेगा इससे पहले कि हम अकाउंटिंग में कुछ प्रैक्टिकल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एक टर्म लायबिलिटी से, ठीक है, लायबिलिटी। तो दोस्तों ये लायबिलिटी क्या होता है? ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इजी है इसको समझना। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि लायबिलिटी क्या होता है, तो उसका मतलब है कि जी उधारी, किसी भी तरह की उधारी लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि उधारी का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आपने केवल पैसे की उधारी ली है। हो सकता है आपने उधारी इस तरह से ली कि आपको अब कुछ सामान देना है। ठीक है, आपकी कोई जिम्मेवारी है भविष्य में कोई सामान देने की। ठीक है, तो सामान पैसा तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन जिम्मेवारी तो है। तो इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे जी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं? भाई कर लो, आपकी मर्जी है, ऑब्लिगेशन थोड़ा बेटर लगता है इसलिए मैंने ऑब्लिगेशन लिखा। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है जी, हम पे करेंगे, ऑब्लिगेशन हमारी पे करने की, लेकिन क्या चीज? सम फाइनेंशियल वैल्यू। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल वैल्यू इन फ्यूचर। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारी जिम्मेवारी है कुछ पे करने की। क्या चीज? वो चीज क्या है जी? ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। अच्छा, और वो पे कब करनी है जी? भविष्य में पे करनी है। अगर ये चीज है तो हम बोलेंगे कि वो आपकी एक लायबिलिटी है। ठीक है जी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हमारे को और बेटर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? पहला है जी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जी उधारी। नेक्स्ट है जी लोन। लोन का मतलब अगेन उधार। अब आता है एक और वर्ड, पेबल। पेबल का मतलब कि हमारे को पे करना है भविष्य में। ठीक है, तो पेबल जैसे एसेट में था ना हमारे पास रिसीवेबल, की रिसीव करना है भविष्य में, तो ऐसे ही पे करना है, पेबल। चलो जी, अब थोड़े से एडवांस वर्ड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का मतलब तो आपको पता है जी, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग का मतलब तो ये हुआ कि जी मैंने कुछ करा नहीं, कुछ मेरा बकाया है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि मेरा कोई खर्चा बकाया है? जरा सोच के देखो। अब मान के चलते कि जी आपको एक एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी, आपने वो सैलरी नहीं दी, तो अब आप क्या बोलोगे उस सैलरी को? भाई ऑब्वियस सी बात, आप बोलोगे एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो मेरी, मतलब कि वो मेरी बकाया तनख्वाह है जो मेरे को देनी थी, मेरा खर्चा था जो मैंने नहीं दिया। नहीं दिया, उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दिया, तो इसका मतलब मेरी जिम्मेवारी बनती है भविष्य में देने की। जी हाँ, बनती है। ठीक है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन चीज ये वो एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि मेरे को वो खर्चा देना चाहिए था लेकिन मैंने अभी तक दिया नहीं है। अगर मैंने नहीं दिया है तो भविष्य में मेरे को उसको देने की जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी एक लायबिलिटी है। चलो जी, एक वर्ड और ले लेते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्रेडिटर क्या होता है जी? देखो जी, जब हम एसेट पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक वर्ड आया था डेटर, DEBTOR। ठीक है, डेटर का मतलब ये था कि वो व्यक्ति जिसको हमें भविष्य में पैसा देना है, मतलब कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, बी की ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ए को पे करने की। ठीक है, तो ए के परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो बी उसका क्या हुआ जी? वो उसका हुआ डेटर। ठीक है, ए के परस्पेक्टिव से बी उसका डेटर हुआ, लेकिन बी के परस्पेक्टिव से अगर देखते, क्योंकि बी की जिम्मेवारी है अब ए को देने की। ठीक है, तो ए को भविष्य में मेरे को पैसा देना है। ठीक है, तो वो मेरे लिए कहलाएगा, ए मेरे लिए कहलाएगा कि वो मेरा एक क्रेडिटर है। ठीक है, मैंने उससे क्रेडिट लिया था, बस क्रेडिटर। ठीक है जी, चलो, तो मेरे ख्याल में अब समझ गए होंगे। अब आते हैं जी आपके टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज पे। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, अब लायबिलिटीज को हम किन किन बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं? ठीक है,
तो पहला बेस बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है जी, लिक्विडिटी के बेसिस पे हम लायबिलिटी को कैटेगराइज करेंगे। अब लिक्विडिटी मैंने आपको शायद पहले बताया है, इसका मतलब ये होता है कि हम कितनी जल्दी किसी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे, हमारे पास उस टाइम पे करंट एसेट थी, नॉन करंट एसेट। इस टाइम पे हमारे पास है करंट लायबिलिटी और दूसरी है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। लॉजिक सेम है जी। करंट लायबिलिटी का मतलब ये कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है पे करने की, वो 1 साल के अंदर अंदर की है, और नॉन करंट का मतलब ये कि 1 साल से ऊपर की है। ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इसमें लेस देन 1 ईयर। बस, तो करंट नॉन करंट मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल था इनका डिफरेंस। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर कि अब इसमें मैं एग्जाम्पल क्या दे। तो देखो जी, एक तरफ मैं लिखता हूं आपके करंट के एग्जाम्पल, एक तरफ मैं आपके लिखता हूं नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपके करंट के एग्जाम्पल्स के। तो करंट क्योंकि हमारे 1 साल के अंदर अंदर आने वाले लायबिलिटीज हैं, तो 1 साल के अंदर क्या चीजें आ सकती है जी? सबसे पहला तो वो जो कि शॉर्ट टर्म की है। ठीक है, तो जब भी आपके पास लिखा हो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, तो समझ लेना आपकी करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। एक आता है जी आपके पास अकाउंट पेबल। ठीक है, पेबल माने जिम्मेवारी। ठीक है, अब अकाउंट पेबल, वैसे तो ट्रेड पेबल भी होता है, अकाउंट पेबल भी होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम पढ़ेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कि अकाउंट पेबल जब भी हम बात करेंगे तो आमतौर पर हमारा 1 साल से अंदर अंदर की ही बात होगी। ठीक है, जिस भी चीज के आगे पेबल लग गया 1 साल से अंदर अंदर, रिसीवेबल लग गया 1 साल से अंदर अंदर। ठीक है, रिसीवेबल एसेट के लिए होता है, ये मत भूलना। चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आप किसी को 1 साल तक का ही तो टाइम दे सकते हो, इससे ज्यादा का तो दोगे ही नहीं। ठीक है, अब वैसे मैं कुछ एडवांस बातें भी आपको बता सकता हूँ, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, लेकिन वो अभी लिखने का मतलब बनता नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है, आप ये समझो कि अगर किसी चीज के आगे शॉर्ट टर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब हम 1 साल से नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन शायद आपको पता हो या ना हो क्या होते हैं, मैं एक बारी बता देता हूं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, तो देखो जी, प्रोविजन ऐसा होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे को किसी चीज के लिए कुछ अमाउंट निकाल कर रखना है, तो अब ये हमारी जिम्मेवारी बन गई है कि हमारे को उस चीज के लिए वो अमाउंट निकाल कर रखना है, तो हम उसको अपनी एक लायबिलिटी की तरह देखेंगे। ठीक है, तो हम वो अमाउंट निकाल के उस गुल्लक के अंदर ढालना शुरू कर देंगे। ठीक है, उस पिगी बैंक में ढालना शुरू कर देंगे, उस प्रोविजन में ढालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन माने हमने कुछ पैसा निकाला, उसको डिपॉजिट कर लिया, कहीं पर रख लिया हमने अपनी जिम्मेवारी समझ के। ठीक है, और वो 1 साल तक ही करेंगे हम। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया वो हमारे लिए। ठीक है, अब क्या होता है, कई बारी हमारे को एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे को कुछ टैक्स देना है। ठीक है, अब टैक्स आपको पता है हर साल में एक ही बार भरते हैं, तो अगर हम उसके लिए प्रोविजन बनाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पहले तो ये सोच, बड़ा सिंपल सा कहेंगे, हम उसे बोलेंगे जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है प्रोविजन माने हमने अपने टैक्स के लिए कुछ पैसा निकाल के हम रखने लग रहे हैं। ठीक है जी, रखने लग रहे हैं, हम उसको अपनी जिम्मेवारी समझ के रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम उतना प्रॉफिट करें ना करें, लेकिन हमने जो प्रोविजन बनाना था हमने बना लिया उस हिसाब से। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन एक बार ही होता है साल में, तो ऑब्वियस सी बात है एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही है ये आपका, तो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा था। चलो अब चलिए दोस्तों समझते हैं आपके नॉन करंट लायबिलिटीज को। ठीक है जी, ड्यू आफ्टर 1 ईयर और सेटल्ड ओवर मल्टीपल ईयर्स, ये इसके कुछ फीचर्स अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि ये ड्यू होती है 1 साल बाद, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम इसको सेटल करते हैं ओवर मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, जर्नली जब भी हम ये नॉन करंट लायबिलिटी उठाते हैं तो उसका जो पैसा आता है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जी? एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है जी, एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका क्या मतलब हुआ जी? आपने ये सुना होगा पीएफ वगैरह, कई बार सुना होगा ग्रेचुइटी वगैरह। ठीक है,
तो जरा इसका मतलब समझते हैं और जरा कुछ थोड़ा सा कानून को समझते हैं ताकि हम इस वर्ड को अच्छे से समझ पाए। एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है? एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसको ऐसे समझो कि एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकालता है, ठीक है, और उसको सेव करता है कि जब वो रिटायर होगा तब वो निकाल लेगा उस सारे पैसे को एक ही बार में, ठीक है, और वो जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसको, ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई कंपनीज और वैसे गवर्नमेंट भी मैंडेट करती है कि आपको अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जितना पैसा वो निकालता है उसका कुछ परसेंटेज आप अपनी तरफ से और ऐड करते हो उस एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट में, ठीक है। तो टेक्निकली ये आपके लिए एक लायबिलिटी नहीं हो गया? जरा सोच के देखो, आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट, अब भले ही उसको आप आज पे कर रहे हो लेकिन वो आपको आज के लिए थोड़ी ना, आप चलता ही जाएगा मल्टीपल ईयर्स के लिए, ठीक है जी। अब इसके अलावा और क्या हो गया? इसके अलावा हो गया जी, मान लो आपकी कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं, ठीक है, आप उन बॉन्ड्स को पे करने लग रहे हो। तो अगेन बॉन्ड्स भी काफ़ी लंबे समय तक पे किए जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स पेएबल। जिनको नहीं पता बॉन्ड शेयर्स इनके बारे में तो ज़्यादा मत सोचो, बस ये एक एग्जांपल है, लिखे आना बात खत्म हो जाती है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल और लिखो देता हूँ मैं, मॉर्गेज, ठीक है। मॉर्गेज तो आपको पता ही होगा क्या होता है। मॉर्गेज मतलब वो चीज़, वो अमाउंट जो कि आपने किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए, मतलब गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाने के लिए आप पे करने लग रहे हो, तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लंबे समय तक पे करना पड़ता है, आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, तो करते रहो भाई। अब आ जाते हैं जी आपके अगले बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कहूंगा अब की बारी लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि कानूनन जिम्मेवारी। अब यहाँ पर मैं तीन चीजें बोलूंगा, एक होता है जी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी, एक होती है जी आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी, और एक होती है जी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। एक्चुअल लायबिलिटी नाम से पता लग रहा है डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है आपके सामने, आज आपको पता है, आपको उसकी फाइनल कॉस्ट भी पता है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। तो इसके कुछ फीचर्स लिख देता हूं मैं, ये जी एग्जिस्ट करती है टुडे, ठीक है, कि अभी की अभी एग्जिस्ट करती है, आपको पता है। आपको जो फाइनल कॉस्ट है वो भी एग्जैक्टली पता है कि एग्जैक्टली कितना देना है, ठीक है। अगली आती है आपकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें हमारे को एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते, ठीक है, तो लैक एग्जैक्ट फिगर्स, ठीक है जी। एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमारे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि हमारे को देने कितने पड़ेंगे, हमारी जिम्मेवारी कितने की आके पड़ेगी हमारे ऊपर, हमारे को नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ऑब्लिगेशन है वो हमारी सर्टेन तो है, लेकिन जो अमाउंट है वो हम एस्टिमेट करने लग रहे हैं, ठीक है, इसलिए एस्टिमेटेड लायबिलिटी बहुत सिंपल सा है। अब आता है आपके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट के ऊपर, जो कि है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है, नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये डिपेंड करती है ऑन, किस पे डिपेंड करती है? फ्यूचर आउटकम्स के ऊपर। मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिम्मेवारी बन जाएगी, अगर ऐसा हो तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल अगर एक बार हम समझ जाएंगे तो ये हमारे को क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीगल ऑब्लिगेशन से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल बनता है सबसे आसान सबसे इजी, वो है जी पेंडिंग लॉ सूट, ठीक है। जिसको नहीं पता, खाली सूट का मतलब होता है जी केस करना, लॉ सूट माने आप पे केस हो रखा है, पेंडिंग माने जिसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो लिया, ठीक है। ऐसा केस जो आपके ऊपर चल रहा है और वो पेंडिंग है, ठीक है, अभी तक हमारे को नहीं पता कि वो हमारे फेवर में आएगा कि हमारे फेवर में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए पेंडिंग लॉ सूट। तो अगर फेवर में आया तो हमारे को लायबिलिटी नहीं है, अगर फेवर में नहीं आया तो हमारे को लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो फ्यूचर आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसलिए ये आपकी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है जी, बड़ा सिंपल था। अब आते हैं आपके एस्टिमेटेड लायबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो एस्टिमेटेड लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आ सकती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सोच कर देखो। तो मैं बता देता हूँ तो क्या है सोचोगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं जी आपके, मान लो वारंटीज, ठीक है। आपको नहीं पता कितने लोग आएंगे माल को लेके कि जी ये माल पकड़ो और मेरे को मेरा पैसा दो, आपको पता है आएंगे जरूर, क्योंकि माल बेच रहे तो किसी ना किसी का तो खराब होएगा, कोई ना कोई तो रिजेक्टेड पीस मार्केट में आना ही है, ठीक है।
अब ये नहीं पता कितने आने हैं, तो उसके लिए क्या है जी, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो खर्चा भी आएगा, मान लेते हैं आपकी कंपनी फोन बनाने वाली है, ठीक है, अंडर वारंटी फोन खराब हो गया, फोन आप रिपेयर करोगे, ठीक है जी, लेकिन अब आपको ही नहीं पता कि रिपेयर का खर्चा कितना होगा। एस्टिमेट ही तो लगेगा एक, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एक आपकी एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी है। ठीक है, अब आता है आपकी एक्चुअल लायबिलिटी के ऊपर। भाई ये बहुत आसान है जी, इसका तो बनता है साफ साफ, बैंक से लोन ले लिया। अब आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ भाई कितना अमाउंट था, और आपको ये भी पता है एग्जिस्ट करती, क्योंकि आपने लोन तो ले ही रखा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो जी इसका, सेल्स टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स आपके लिए लायबिलिटी की हो, जरा सोच के देखो। आप जितनी सेल करोगे आपको पता है कि इसका इतना परसेंटेज आपको देना ही देना है टैक्स की फॉर्म में, तो मान के चलो ना, क्यों परेशान होना। ठीक है जी, चलो अब देखो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हो सकता है आपकी कई बुकों के अंदर लिखा हो, ना लिखा हो, मेरे को नहीं पता, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंडिंग, ठीक है जी, कि फंडिंग के फीचर के बेसिस पे हमने कुछ लायबिलिटीज को कैटेगराइज कर रखा है। क्या क्या होती हैं जी? जी दो होती हैं। एक होती है जी आपकी ऑपरेटिंग लायबिलिटी, एक होती है जी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग लायबिलिटी नाम से पता लग रहा है ऑपरेटिंग की, आपका जो डे टू डे डेली बिजनेस है ये उससे आने लग रही है। ठीक है, आपके नॉर्मल वेंडर साइकिल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका नॉर्मली कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना इसके ऊपर। ठीक है जी, ये होती है आपकी ऑपरेटिंग लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है जी? ये लायबिलिटी तब आती है जब आप कैपिटल रेज करने लग रहे हो। ठीक है, आपके कुछ स्ट्रिक्ट लेंडिंग एग्रीमेंट्स है, इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। ठीक है, इनको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो जी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक से अगर हमने लोन ले लिया, ठीक है, बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट ले लिया, हमने जी इशू कर दिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, हमारी कंपनी ने इशू कर दिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स एक तरीका होता है जी पैसा उठाने का मार्केट से, एक तरीका ऐसा समझो कि अगर बैंक से हम चाहते हैं कि लोन ना लेके कहीं और से लोन ले ले, तो हम पब्लिक से लोन ले लेते हैं, तो हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालते हैं, पब्लिक क्या करते हैं उन बॉन्ड्स को जाके बाय कर लेती है और वो पैसा हमारे को मिल जाता है। बस फिर कुछ समय बाद हमारे को कुछ इंटरेस्ट देके उन बॉन्ड को छुटवाना पड़ता है, बात खत्म। अब आते हैं आपके ऑपरेटिंग लायबिलिटीज के ऊपर। जी ये बहुत आसान है, अनअर्न्ड रेवेन्यू। जी इसका मतलब क्या हुआ? भाई अभी तक मैंने वो रेवेन्यू अर्न किया ही नहीं, लेकिन मुझे मिल गया। क्या मतलब? भाई मैंने बताया था, ये मान लो ये ए है, ये बी है, दो बंदे हैं। ठीक है, ए क्या करता है, ए का बिजनेस है, हम ए की काउंटिंग करने लग रहे हैं। ठीक है, तो बी ने क्या किया, बी ने ए को एडवांस में पेमेंट कर दी। ठीक है, कुछ सर्विस के लिए ए को सर्विस देनी है बी को, लेकिन उसने अभी तक वो सर्विस दी नहीं है, वो सर्विस अभी डिलेड है, लेकिन पेमेंट तो हो चुकी है। तो हमारे लिए वो अब तक कमाई गई नहीं इनकम है। बड़े ध्यान से सुनो, कमाई गई नहीं इनकम है, कि मेरे को कमाना था लेकिन अभी तक मैंने उसे कमाया नहीं है, लेकिन मेरी इनकम है वो। ठीक है, तो इसलिए अनअर्न्ड है वो। ठीक है, मैंने अभी तक उसको कमाया नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए रेवेन्यू स्लैश इनकम है। बहुत सिंपल है। अब क्योंकि मेरे को इनकम मिल चुकी है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना कि हमारे को जो हमारी जो सर्विस थी वो हमारे को देनी पड़ेगी, और वो सर्विस हमारी अब ड्यू है। ड्यू है तो हमारा वो ऑपरेटिंग लायबिलिटी है। सिंपल। ठीक है, अक्रूड पेरोल इसका एक और एग्जाम्पल है, ध्यान अभी उस पर मत भटकाओ। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स को देखो। तो मेरे ख्याल में आपको लायबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके अगले टर्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं जी इनकम। अब दोस्तों सवाल आता है, ये इनकम क्या होता है? देखो जी, इसको मैं बोलूंगा इनकम बराबर आपके रेवेन्यू प्लस गेन। अच्छा जी, रेवेन्यू और गेन, इन दोनों को अगर हम टोटल कर दे तो हम बोलेंगे कि जी हमारी इनकम है। ठीक है जी, मैंने कह दिया, लेकिन मतलब तो समझाओ। फिर ये रेवेन्यू और गेन बताओ पहले तो, ये क्या फर्क होता है इन दोनों का? हमारे लिए तो एक जैसे नहीं फर्क होता है। ठीक है, रेवेन्यू को आप ऐसे समझो कि ये आपका कन्वेंशनल इनफ्लो है जी, इसका क्या मतलब हुआ? और गेन आपका अनकन्वेंशनल इनफ्लो है।
अब इनफ्लो तो आप समझ गए कि हाँ भाई मेरे को किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई बेनिफिट होने लग रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल, इनका क्या मतलब हुआ? तो बड़े ध्यान से समझना अब यहाँ पे, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब वो जो मेरे को आमतौर पर मिल गया, अनकन्वेंशनल वो जो मेरे को आमतौर पर नहीं मिलता। मतलब समझो जरा, सेल्स, अगर मैं सेल कर रहा हूँ जी, इनफ्लो तो हो रहा है, सेल करने से मेरे को पैसा तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये ऐसा पैसा है जो कि मेरे को आमतौर पर नहीं मिलता? नहीं, ये तो मेरे को आमतौर पर मिलता है, तो ये मेरा एक रेवेन्यू है। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कि जी मैंने अपनी एक एसेट बेच दी और उस पर मेरे को गेन हो गया। अब जरा सोच के देखो, क्या आप एसेट बार बार बेचते हो? क्या आम तौर पर आप अपने फर्नीचर को बेचोगे? नहीं जी, मैं तो 5-10 साल में एक बार ही बेचूंगा। माल को कितनी बार बेचोगे? भाई रोज ही बेचूंगा। तो फर्क समझ में आ रहा है ना, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल का, ठीक है। तो बस यही फर्क है रेवेन्यू और गेन के अंदर, ठीक है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम बोल देते हैं जी हमारी टोटल इनकम है। समझ गए? तो बस यही था। अब कमीशन हो गया। कमीशन क्या है आपके लिए जी? कन्वेंशनल बात है जी, आमतौर पर आपको कमीशन तो देना ही पड़ेगा। भाई ब्रोकर्स घूमते हैं जो कि आपका माल बिकवाएंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग कराएंगे, तो आपको कमीशन तो पे करना ही पड़ेगा। मैनेजर आपके लिए काम करेगा, आपको कमीशन तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो टोटल इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इनकम। बस बात खत्म। और थोड़ा अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो रेवेन्यू प्लस गेन इज इक्वल्स टू इनकम। और अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि रेवेन्यू माने कन्वेंशनल इनफ्लो प्लस गेन माने अनकन्वेंशनल इनफ्लो इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। बस, तो मेरे ख्याल में इनकम भी आपको क्लियर हो गया क्या हो, और रेवेन्यू और गेन, ये दो वर्ड्स भी आपके क्लियर हो गए, ठीक है जी। अब आते हैं आपके एक और वर्ड के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ गए, कैपिटल और लायबिलिटी कैसे ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन क्रैक कर डालोगे, ठीक है। तो इस पे बड़े ध्यान से सुनना, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। जब भी आपसे को पूछेगा कैपिटल क्या होता है, आप बड़े ध्यान से और सोचते होगे तो आप ये बोलते हो जी पूंजी होती है, जो पूंजी मालिक ने लगाई वो कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वीडियो नंबर 1 में, आपकी पहली वीडियो में बताया था, और शायद सबसे पहली बात बताई थी, सेपरेट लीगल एंटिटी बताया था कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बिजनेस बराबर नहीं होता बिजनेस ओनर के, ठीक है। आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, बिजनेस ओनर के लिए आप काम नहीं कर, ठीक है। तो बिजनेस ओनर ने बिजनेस को क्या दिया जी? कैपिटल दिया। इसके बदले में उसको क्या मिला जी? उसको मिला जी शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक हिस्सा बिजनेस ओनर को मिला, ठीक है। अब मैंने शेयर इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है मल्टीपल ओनर्स हो, ठीक है, इसलिए मैंने शेयर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको, आप इस साइकिल को देखो कि बिजनेस ओनर कुछ दे रहा है और बिजनेस से बदले में कुछ ले रहा है। चलो मैं आपको एक साइकिल और दिखाता हूँ। ये बिजनेस है और यहाँ पे एक बैंक है, ठीक है। बैंक ने बिजनेस को लोन दिया, बदले में उसने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिया। देख पा रहे हो आप, एक साइकिल चल रहा है। और इस बैंक के जो लोन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जी लायबिलिटी बोलते हैं। बड़े ध्यान से सोचना और बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है कि बिजनेस को कुछ मिल रहा है और बदले में उससे कुछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर भी, अगर आप बड़े ध्यान से सोचो, कैपिटल दे तो रहा है बिजनेस को, लेकिन ये सोच के दे रहा है कि बदले में मैं उससे प्रॉफिट ले लूंगा। हाँ भाई, बात तो सही है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जरा आप सोच कर देखो, क्या कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी नहीं है? आप बोलोगे जी हाँ ये तो एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो लिखो इस बात को जी, कैपिटल एक लायबिलिटी है टू पे टू प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर को पे करने, प्रोप्राइटर माने मालिक, ठीक है। और दूसरी बात, वो बात जो आपको पता है वो लिख दो कि जी फाइनेंशियल वैल्यू इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। अब मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल वैल्यू की लिखा। भाई जरूरी थोड़ा ना कि मालिक केवल कैश ही ला रहा है बिजनेस के लिए, हो सकता है फर्नीचर उठा लाए, हो सकता है कुछ माल उठा लाए, हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल उठा लाए जो कि उसने बिजनेस के नाम पे कर दिया, ठीक है।
तो हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्ड क्या होगा जो इन सबको एक ही ग्रुप के अंदर ले आए? फाइनेंशियल वैल्यू होगा ना, तो इसलिए मैंने बोला फाइनेंशियल वैल्यू। ठीक है, अब प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। भाई इन्वेस्ट एक फैंसी वर्ड है, कहने का मतलब ये है कि मैं चीज दे रहा हूँ और बदले में तेरे साथ तेरा प्रॉफिट का हिस्सा ले लूंगा। ठीक है तो समझ गए होंगे आप ये। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है जी? प्रोप्राइटर द्वारा हो रहा है। तो फाइनेंशियल वैल्यू इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, ये एक फीचर होता है आपके कैपिटल का। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर वो ये होता है कि लायबिलिटी टू पे टू प्रोप्राइटर होती है कैपिटल। ठीक है, कि ये एक लायबिलिटी है जो कि पे करनी है, प्रोप्राइटर को पे करनी है। ठीक है, कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। किसको पे करेगा जी? प्रोप्राइटर को पे करेगा। अब आप बोलोगे कि जी लायबिलिटी के अंदर तो हम प्रिंसिपल भी पे करते हैं और प्रॉफिट तो आपका इंटरेस्ट से ज्यादा मेल जोल खा रहा है, तो प्रिंसिपल तो पे हुआ ही नहीं। नहीं होता है। जब बिजनेस वाइंड अप होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जब बिजनेस वाइंड अप होता है माने बिजनेस को हम क्लोज करते हैं, उस टाइम पे प्रोप्राइटर प्रॉफिट के साथ साथ जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, जो कैपिटल उसने ढाला था, वो कैपिटल भी लेकर चले जाता है। तो एक तरीके से वो प्रिंसिपल भी लेने का हक रखता है और बिजनेस की जिम्मेवारी बनती है उस प्रिंसिपल को भी देने की जब वो बंद होएगा। ठीक है, और वैसे आप शायद जानते भी होंगे कि अगर एक प्रोप्राइटर चाहे तो बीच में भी अपनी कैपिटल विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, कैपिटल वो निकाल सकता, तो उसमें कोई नई बात नहीं। तो प्रिंसिपल भी उसके अंदर आता है, वो प्रिंसिपल वाला फैक्टर भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कैपिटल को भी अच्छे से। अब आते हैं जी आपके ड्राइंग के ऊपर एक और वर्ड। ये ड्राइंग जी वो हाथों वाली ड्राइंग नहीं है। इस ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल करना। ठीक है, आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते होंगे, आपने देखा होगा वहां पे विड्रॉल लिखा होता है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने आज तक एटीएम से पैसा नहीं निकाला, बच्चों समझो विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना। ठीक है, विड्रॉल कुछ निकाल लेना, कि मैंने कुछ चीज दी थी और मैं उस चीज को वापस ले रहा हूँ, विड्रॉन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग वही चीज होती है कि जब मैं विड्रॉन करने लग रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ड्राइंग में भी कुछ अनोखी चीज नहीं है। तो अब तक आप समझ गए होंगे वीडियो 1 और वीडियो 2 के अंदर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, ड्राइंग, सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकम, इन सारे वर्ड्स को प्लस जो एग्जांपल्स मैंने बताया, हर एक एग्जांपल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो।